हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में प्रीवियस क्लास तक हम लोग गैस ला, फिर डाल्टन, सारे गैस लाज, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इसी चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो गैस मालिक्यूल्स हैं उनमें कई सारे एजम्पशन से लेकर बनाया गया है ताकि गैस मालिक्यूल्स के जो काइनेमेटिक्स है उसको डिस्कस किया जा सके कि मालिक्यूल्स की स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, आरएमएस स्पीड कितनी होगी, और काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर वगैरह कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे और किस चीज़ को हम लोग प्रेशर बोलेंगे। तो कुछ अजम्पशंस होते हैं जिनको हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज कहते हैं। उसमें पहला हमारा एजम्पशन है कि गैसेज कंटेन्स आइडेंटिकल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। गैस में आइडेंटिकल एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, साइज वगैरह सबकी सब बराबर होती है। और दूसरी बात जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरी स्मॉल होते हैं और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स is negligible. Volume of molecules is negligible in comparison to the empty space बिटवीन देम। गैसेज मालिक्यूल्स के बीच का जो वॉल्यूम होता है उनके बीच के एम्प्टी स्पेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। पॉइंट मास कंसीडर किया जाता है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये आता है कि गैसेज एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल वॉल्यूम। गैसेज एक्सपैंड करते हैं और जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम होता है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। Molecules are always in constant random motion and these molecules move in all possible directions. ये मॉलिक्यूल जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन हैं सब में मूव करते हैं। इनके बीच दे
frequently collide with each other and with the walls of the container. जो प्रेशर है, प्रेशर इज एग्जर्टेड बाई, प्रेशर इज एग्जर्टेड बाई, ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है। प्रेशर इज एग्जर्टेड बाई द गैस एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन, as a result of collision, as a result of collision of the particles with the walls of the container। तो प्रेशर जो हमको मिलता है, जिसको हम गैस का प्रेशर बोलते हैं, उनमें वही कोलिजन्स होते हैं जब गैस के मॉलिक्यूल या पार्टिकल कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं। और ये जो कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन्स जो होते हैं परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। अब गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से चलते रहते हैं और सेम स्पीड तो होती नहीं है। तो इनको ये सब कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जिनको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि गैस के गैसेज कंटेन्स आइडेंटिकल एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। पॉइंट मास होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉल। अब ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम, आगे चलकर जब हम लोग रियल गैस कवर करेंगे तो ये दोनों फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसको हम लोग करेक्शन ऑफ वान डेर वाल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेज एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल वॉल्यूम। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन करते रहते हैं और ये मॉलिक्यूल्स जितने पॉसिबल डायरेक्शन है सब में जाते रहते हैं। ये दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जो हम कहते हैं कि गैस का प्रेशर इतना है, उसमें वही कोलिजन्स इन्वॉल्व होते हैं जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं। और ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड बदले, स्पीड नहीं चेंज होता। स्पीड चेंज हो सकता है लेकिन टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। परफेक्टली इलास्टिक लिया गया है तो लीनियर मोमेंटम भी होता है। अब उस पूरे डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, तो अभी हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, और गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से
इधर उधर जाते रहते हैं। तो प्रेशर डेराइव्ड फ्रॉम KTG, प्रेशर डेराइव्ड फ्रॉम KTG जो प्रेशर का इक्वेशन है। तो हम कहेंगे इफ n molecules ऑफ ए गैस, अगर किसी गैस के n मॉलिक्यूल each having mass m are enclosed in a container of volume V, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम, प्रेशर exerted by them, तो PV इक्वल्स टू 1/mNc², 1/3mNc², जहाँ पर P प्रेशर है, B वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, M हर मॉलिक्यूल का मास है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और C रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो अगर मान लो, अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, RMS, या इसको शॉर्ट फॉर्म में RMS भी लिखा जाता है, रूट मीन स्पीड। तो मान लो इफ n मॉलिक्यूल्स आर विथ स्पीड्स, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं जो कि C1, C2, C3 एंड सो ऑन, Cn लिए हैं, तो जो RMS स्पीड है, RMS जिसको हम लोग रूट मीन स्पीड कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड C को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पहले सबका स्क्वायर किया जाए, तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू Cn स्क्वायर। जैसा नाम वैसा काम है, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले रूट मीन स्क्वायर नाम है तो पहले स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखना है, उसके बाद मीन निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट कर देंगे। तो पहले हमने स्क्वायर किया, फिर जो स्क्वायर वैल्यूज़ थी उनका मीन निकाला, और फिर इनका स्क्वायर रूट कर दिया। तो ये हमने डिफाइन कर दिया RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करेंगे वाला स्पीड्स का, फिर जो स्पीड्स हैं उनका मीन निकालेंगे, और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो RMS स्पीड हो जाएगा। इसी तरीके से एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग V एवरेज लिखेंगे। अब एवरेज स्पीड नॉर्मल जैसे सारे स्पीड का समेसन और डिवाइडेड बाई n, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। और एक और स्पीड होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये RMS स्पीड हो गया। इसी तरीके से एक स्पीड होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेफिनेशन आती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, डेराइव्ड फ्रॉम मैक्सवेल
डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन से डेराइव होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं डिफाइंड एज द स्पीड possessed by defined as the speed possessed by maximum number of molecules maximum number of molecules of a gas। तो VRMS हो गया हमारा √3 RT/m और PV इक्वल्स टू NRT रख देंगे और V एवरेज हो गया √8 RT/πm और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया √2 RT/m, जहाँ पर T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है और m उस गैस का मोलर मास है। तो RT/m की वैल्यू भी एडजस्ट की जा सकती है। ध्यान से देखना इस चीज़ को कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पजेस करते हैं। तो RMS स्पीड हो गया हमारा √3 RT/m, एवरेज स्पीड हो गया √8 RT/πm और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया √2 RT/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेफिनेशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकल कर आती है कि जो उसका स्लोप पीक पर 0 कर देते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर PV इक्वल्स टू NRT होता है, तो इसको हम लोग PV इक्वल्स टू W/m/RT, तो RT/m जो हो जाएगा वो हम लोग P/W/V भी लिख सकते हैं, मतलब P/D। तो VRMS की फिर से जो डेफिनेशन आ गई वो √3 RT/m या फिर √3 P/D और V एवरेज की जो डेफिनेशन आ गई वो √8 RT/πm या फिर 3P या फिर RT/m की वैल्यू रख देंगे तो P/D रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8P/πD, 8P/πD और VMPS हो जाएगा हमारा √2 P/D। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, फॉर एनी गैस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो VRMS सबसे बड़ा, RMS स्पीड सबसे बड़ी, उसके बाद VRMS सबसे बड़ा, RMS स्पीड सबसे बड़ा, उसके बाद RMS स्पीड, फिर एवरेज स्पीड VRMS सबसे बड़ा, फिर एवरेज स्पीड और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMPS। तो अगर हम इन लोगों का रेशियो निकालें तो VRMS, क्योंकि RT/m कैंसिल हो जाएगा, तो √3 = √8/π = √2, ये रेशियो हो गया। रेशियो ऑफ VRMS = V एवरेज = VMPS, RMS स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रेशियो।
इसका मतलब अब यहाँ पर कई बातें हैं। अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो VRMS इज टू V एवरेज इज टू VMPS, ये वैल्यू आ जाएगी 1:0.9211 इज टू 0.8165, ये रेशियो भी आ जाता है। RMS स्पीड हमारा √3 RT/m, एवरेज स्पीड √8 RT/πm, और ये हो गया √2P/d। यहाँ से अगर हम लोग देखें ध्यान से तो VRMS इज proportional to √T/m। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर RMS स्पीड VRMS is smaller for heavier gases। जो हेवियर गैसेस हैं उनके लिए VRMS की वैल्यू कम आएगी। अच्छा, इस पर रेशियो पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर फिक्स किया तो VRMS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर मास से। तो जैसे कहा गया कैलकुलेट, एक एग्जांपल छोटा सा हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल, कैलकुलेट रेशियो ऑफ RMS स्पीड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर तो फिक्स है, तो VRMS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो अगर हमने कहा कि हाइड्रोजन के लिए जो RMS स्पीड है वो VRMS 1 है, और ऑक्सीजन के लिए हमने कहा VRMS 2 है, तो VRMS 1 अपॉन VRMS 2 इक्वल्स टू MO2 अपॉन MH2। मालिक्यूलर मास के रिवर्स प्रोपोर्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा, या V1/V2 लिख दें इसको, है दोनों RMS स्पीड 32/2 तो 16, तो ये 4। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज 4 times RMS स्पीड ऑफ O2 एट ए गिवन टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर भी अलग अलग है तो जो फार्मूला है हमारा वहाँ से रखकर हम लोग निकालेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके लिए जो इक्वेशन बन के आता है वो PV इक्वल्स टू 1/3 mnc², जहाँ पर C RMS है। अब अगर हम लोग फॉर 1 मोल ले लें तो PV इक्वल्स टू इक्वेशन बन जाएगा RT, और स्मॉल n की जगह पर आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर। तो RT इक्वल्स टू 1/3 m, और स्मॉल n की जगह पर एवोगैड्रो नंबर n हो जाएगा, और C²। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 1/2 mNA
सी स्क्वायर, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो आर टी इक्वल्स टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ही एवरेज आ गया 3/2 आर टी, और ये हो गया पर मोल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ गया 3/2 आर टी। हम लोगों ने क्या किया, पी वी इक्वल्स टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर, जहाँ पर ये मास ऑफ वन मालिक्यूल था, एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स थे। अगर 1 मोल गैस का लिया गया तो पी वी इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा, और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की जगह पर एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोज कांस्टेंट। अब इक्वेशन हम रख देंगे, पी वी इक्वल्स टू आर टी इक्वल्स टू 1/3 एम एन ए सी स्क्वायर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये 2/3 1/2 एम एन ए सी स्क्वायर। अच्छा, एम एन ए क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल, और काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। तो यहाँ से एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/2 आर टी। तो पर मोल एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर टी आ गई। अब अगर एक मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मालिक्यूल, तो 3/2 आर अपान एन ए इंटू टी। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर टी थी, तो एवोगैड्रो नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये जो आर अपान एन ए है, के इक्वल्स टू आर अपान एन ए, इसी चीज़ को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा गया। तो अब हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल कर आया है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एवरी गैस is equal to 3/2 आर टी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी गैस की 1 मोल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और 3/2 आर टी होती है। तो अगर इफ़ देयर आर n मोल्स, अगर n मोल है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 एन आर टी। आगे चलकर थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में यहीं से उसका एजम्पशन दिया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, और यहाँ पर कोई गैस का मॉलिक्यूल है, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी स्पीड u(x) है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ l है। तो A से B तक जाने का टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B
ए से बी तक के जाने का टाइम L/UX। तो ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक वापस आया, तो टोटल टाइम 2L/UX हो गया। तो यहाँ से वो मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह हम लोग निकालते हैं और कितना प्रेशर। तो टकराने के पहले तो मोमेंटम लीनियर किसी एक डायरेक्शन में, जस्ट बिफोर कोलिजन, वो क्या हो गया MUX, और आफ्टर कोलिजन क्योंकि सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक हैं तो MUX_I कैप तो -MUX_I कैप हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम हमारा हो जाएगा 2MUX, और फिर यहाँ से स्पीड वगैरह हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन फिजिक्स में भी है। अभी हम लोगों का पार्ट इतना ही है कि हम लोगों ने RMS स्पीड डिस्कस कर लिया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिस्कस कर लिया, और जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस एक्सिस पर एक ग्राफ होता है, इस एक्सिस पर स्पीड रहती है और इस एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है। तो इस टाइप का कर्व होता है। तो यहाँ पर कहीं हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर T किसी एक सिंगल गैस के लिए खींचा गया है। और इस एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है कोई पर्टिकुलर स्पीड लिया हुआ। तो यहाँ पर जो स्पीड होती है वो UMPS होती है, यहाँ पर जो स्पीड होती है वो U एवरेज होती है, और यहाँ पर जो स्पीड होती है वो URMS होती है किसी भी गैस की। तो ये ग्राफ होता है URMS ग्रेटर देन U एवरेज और ग्रेटर देन UMPS। एक ग्राफ और भी होता है जिसमें अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो पर्टिकुलर गैस के लिए खींचा गया है। इसी तरीके से इस एक्सिस पर फिर वही ग्राफ खींचा गया है, फ्रैक्शन ऑफ इसको D/dN अपान N इस टाइप का लिखा जाता है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इस एक्सिस पर स्पीड भी है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें ध्यान से तो जो स्पीड है वो टेम्परेचर का टाइप तो T=0 है यहाँ पर। तो ऐसे मान लो 3 ग्राफ हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो ये पहली वाली लाइन, इसका मोलर मास M3 है, इसका मोलर मास M2 है, इसका मोलर मास M1 है, और ये 3 गैसेस हैं। तो इसका UMPS 1, इसका UMPS 2
इसका UMPS-3। तो अगर हम देखें कि इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें, ग्राफ से क्लियर है कि UMPS-1 इज़ ग्रेटर दैन UMPS-2 इज़ ग्रेटर दैन UMPS-3। तो जिसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बड़ा है उसका मोलर अब पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है तो UMPS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, मोलर मास। तो जिसका MPS बड़ा है उसका मोलर मास कम रहा होगा, तो M1 लेस दैन M2 लेस दैन M3, ये ग्राफ भी हो जाता है। तो ये सब रिजल्ट हैं और इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हो गया, जिसमें 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि पर एवरेज पर मोल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी 3/2 RT होती है पर मालिक्यूल। तो जो RMS वगैरह के की वैल्यू अगर हम रख दें तो RMS में अगर हम लोग के की वैल्यू रख के करें तो 3p/d भी रख देते हैं, p/d। ये हमारा KTG कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और रियल गैस स्टार्ट करेंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल हो गए हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट RMS स्पीड, कैलकुलेट RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स in the lungs at normal body temperature 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं कि VRMS क्या होता है, √3RT/m। तो √3 × 8.314 और टेम्परेचर हो जाएगा 273 + 37, तो आ जाएगा 310। तो 8.314 × 10⁻⁷, इसको सेंटीमीटर/सेकंड में इंटू 310 अपान मोलर मास 32, तो आ जाएगा 4.92 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर/सेकंड। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट the temperature at which, calculate the temperature at which RMS speed of SO2, RMS speed of SO2 is equal to O2 at 27 डिग्री सेल्सियस। कहा गया कि आप वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पर सल्फर डाइऑक्साइड का RMS स्पीड ऑक्सीजन के 27 डिग्री सेल्सियस पर RMS स्पीड के बराबर है। तो VRMS SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का, तो 3RTSO2 अपान मोलर मास ऑफ SO2, तो ये हो गया √3RTSO2
अपान 32 64 और VRMS O2 तो ये हो गया √3R TO2 अपान MO2 और TO2 ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर कितना है 27 प्लस 273 300 हो जाए आ जाएगा। तो 3R TO2 अपान 32। अब इन दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे तो VRMS SO2 इक्वल्स टू VRMS O2 करना है। तो अब यहाँ से √3R TSO2 अपान 64 इक्वल्स टू √3R और TO2 हो गया 300 अपान 32। तो 3R से 3R कैंसिल ये हो गया 2। तो TSO2 आ गया 600 केल्विन, 2 बड़े 300 हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड का टेम्परेचर आ गया 200 केल्विन, 600 केल्विन आ गया। तो आज हम लोग बस यहाँ तक कवर करते हैं, या फिर अगर चाहेंगे तो सिंपल फार्मूले पर क्वेश्चन रहता है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।